और उस स्टैंडर्ड का नाम है AS25। आओ बच्चे। नहीं जीती है ब्रो। हमने देखा है। हाँ तभी तो नाच रही थी। वो पहले की वीडियो होगी, ऐसे नहीं। हाँ पहले की होगी, वो नाम खराब कर रहे हो तुम। सर आप देख लो। यार नाम खराब कर। आज देखिए उसका डांस देखे ना आपने, वो लोग नशे में है। मैं घर में बोल पड़ा ये नशे में ही है। ये तो ये देखो, ये सर को भेजिए नशे में क्या हो रहा है? ठीक है चलिए आइए। देखो बच्चे, अभी तक आप ये समझते हो कि जो भी हम अपने ट्रेडिंग पीएनएल, अब तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बैलेंस शीट बनाते हैं, क्या मैं कह सकता हूँ वो एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं। यानी कि आप ये समझते हैं दैट व्हाट डू यू मीन बाय एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट्स, या कैन आई से इट स्टार्ट्स विथ 1st April and it ends on 31st March। बड़े फिर इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है? सजल सुजल जी, ये वाला AS25 आपका नहीं है दोस्त। ठीक है, इंटरिम क्या होता है? आधे में, बीच में, पीरियडिकली 6 महीने में, 4 महीने में। तो इंटरिम अगर मैं बोलूं कि एनी पीरियड दैट इज लेस देन 12 months, तो बेसिकली आप ये स्टैंडर्ड समझो। ठीक है, जो भी आप अकाउंट्स बना रहे हैं, और अकाउंट्स का मतलब वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, इफ इट इज फॉर लेस देन 12 months, तो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग AS25 लग जाओ। ये ना थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड है, और अच्छे क्वेश्चन भी हैं इसमें, बट आप बड़े फोकस से सुनना। AS25 किसी को ये नहीं कहता कि तुम्हारे ऊपर कंपलसरी है। आपकी एक कंपनी है, AS25 का ये बोल रहा है नई कंपनी तुम्हें लगाना, कुछ नहीं बोल। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाऊंगा, बट हम छोटे छोटे में एक ना आपको बताऊंगा। ठीक है, उसका हम रीड करेंगे, आप इंटेंशन समझ देंगे। ठीक है, सुनते ही जाना, आधे घंटे पूरा स्टैंडर्ड ही खत्म कर दूंगा, फिर हम रीड करेंगे और क्वेश्चन करना होगा। AS25 इज नॉट मैंडेटरी। AS25 ये नहीं कहता कि तुम्हारे ऊपर लगूंगा, तुम्हारे ऊपर लगूंगा, इसमें तुमको ये दिखाना है, ये ऐसे रिपोर्ट करना है, कितनी फ्रीक्वेंसी में इंटरिम होना चाहिए, कुछ नहीं बता। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से इंटरिम प्रेजेंट करेंगे तो आपको AS25 फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, एक कंपनी है नहीं जी, हम तो 6 महीने का रिजल्ट निकालेंगे, हाँ तो निकालना है ना, देखो 6 महीने का, अब फॉलो करिए AS25। इफ अ कंपनी प्रेजेंट्स इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, इट हैज टू फॉलो। इट इज नॉट मैंडेटरी, बट if a company wants to prepare and present financial reports, फाइनेंशियल रिपोर्ट हो सकता है 3 months, 6 months, और मैं तो कह रहा हूं कोई भी टाइम पीरियड हो। ठीक है ना, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट है, बट इफ अ कंपनी वांट्स टू प्रिपेयर फाइनेंशियल रिपोर्ट 3 months, 6 months, 9 months, it has to follow AS25। ले देखे अगर मैं आपको बोलूं, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है 12 महीने से कम। रिपोर्टिंग कैसे होगा सर 3 महीने की? क्यों होगा सर? लिस्टेड कंपनी पे ना सेबी रेगुलेटेड एक्ट है। सेबी कहता है भाई हमारा लिस्टिंग एग्रीमेंट पे साइन कर कि तू हर 3 महीने में शेयर होल्डर को रिजल्ट दिखाए। तो सर ये मैंडेटरी नहीं हो गया जब वो बोल रहा है बस ठीक है, जब आपके ऊपर वो रूल लगा तब हुआ ना, मैं तो नहीं लगा रहा ना। अकाउंट सीधा कंपनीज एक्ट तो नहीं बोल रहा ना। इफ यू वांट टू प्रेजेंट, और लिस्टेड को तो करना ही पड़ेगा, तो उनके ऊपर तो S25 लगे। प्राइवेट कंपनी पे लगेगा बता, नहीं लग रहा। पब्लिक अनलिस्टेड पे लग रहा है, नहीं लग रहा। लेकिन अब अगर कोई लिस्टेड है, उसके ऊपर कोई रूल चल रहा है, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। 12 महीने से कम के अकाउंट्स बना दिए तो उसको ये फॉलो करना है। अब बिल्कुल। और अब मैं एक चीज बोल दूं, आप मुझे बताइए, हर कंपनी का कोई ना कोई तो पहला साल होगा। जैसे मान लो आज एक कंपनी आज इनकॉर्पोरेट हुई, बहुत सारी कंपनियां होंगी,
तो क्या आप मुझे बता सकते हो उसका फर्स्ट ईयर कौन से दिन से स्टार्ट हुआ? 10 फरवरी 25 टिल 31 मार्च। क्या इसको, क्या ये, क्या मैं कह सकता हूं इसका रिजल्ट पब्लिश करेगी? करेगी नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, फाइनेंशियल ईयर तो। ठीक है, तो क्या AS 25 लगेगा? आंसर इज in the first year, even if the period is less than 12 months, AS 25 is not। भाई पहले साल में तो सभी का 12 साल से कम ही होगा ना जनरली। ठीक है, तो क्या हर कंपनी को के ऊपर AS 25 लग जाएगा? नहीं। बताइए, क्लियर है? अब आप समझिए कि स्टैंडर्ड में क्या है। मैं बड़े आसानी से ना तुम्हें इधर ही की पॉइंट्स पहले लिखवा देता हूँ, थ्योरेटिकल। ठीक है, तो मैं छोटी छोटी बातें करता ही जाता हूँ। जनरली आपने क्या सुना है, रिजल्ट्स कैसे पब्लिश कर रही है कंपनीज? क्वार्टरली हमारे दिमाग में आता। ठीक है, एंड रियलिटी इज दिस, आप किसी लिस्टेड कंपनी में काम करेंगे ना, उसकी क्वार्टर की क्लोजिंग कैसे होती है ना, क्या प्रेशर आपके ऊपर आएगा, तो दैट विल बी इन योर ब्लड देन। जैसे मैं जब एयरटेल में था, तो वो जैसी क्वार्टर एंड होता था ना, उसके आगे के 15 दिन आपका भाई 16-17 घंटे जाते हैं। ऐसा नहीं होता आप 16 से काम कर रहे हो, पर एक क्लोजिंग का एक प्रोसेस होता है। मतलब मेरे पास टैक्स का कोई डिटेल आया, मैं कर दिया, अब वो आगे कोई और काम कर रहा है, फिर वो अपडेट होकर आएगा, कुछ और चेंजेस आएंगे टैक्स में, तो आपको ना वेट करना पड़ता। आप ऐसे नहीं कर सकते मैं घर जा। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? हर टीम ऐसा होता है, 4 घंटा काम कर रहा है, 2-3 घंटे फ्री हो गए क्योंकि अब वो करके आगे गए। तो लूप बना हुआ है क्लोजिंग में, इसलिए लोग कहते हैं कि प्रेशर ज्यादा हो। समझ रहे हो? मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है, आप कोई भी साल ले लीजिए, 1/4/24 से लेके 31 मार्च 25, एंड Q1, Q2, Q3, क्वार्टर, क्या मुझे Q1 बता सकते हैं? अप्रैल टू जून, देन जुलाई टू सितंबर, देन अक्टूबर टू दिसंबर, एंड जनवरी टू। अब हुआ क्या कि सपोज करो कि मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप बातें करूंगा। आपके हिसाब से दिवाली कह सकता हूं Q3 में आएगी। तो ये जो बंदे का धंधा है ना, वो सीजनल धंधा है। सीजनल मतलब आप कह सकते हो कौन सा धंधा एकदम दिवाली और न्यू ईयर पे बढ़ जाता होगा तुम्हारे हिसाब से? पटाखों का, एक तो क्रैकर्स का, है ना, और लाइट्स का कह सकते हैं, स्वीट्स का भी कह सकते हो, जैसे हल्दीराम्स है। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि उसका ना धंधा ना सीजनल है, और मैं आपको सेल्स की बाइफरकेशन दे रहा हूं कि भाई मेरी सेल यहां पर 20% होती है, यहां पर 25% होती है, यहां पर आई मेक 50% ऑफ माई टोटल सेल्स इन दिस क्वार्टर, और यहां पे कितना करता हूं मैं फाइनली? 5%। हो गया पूरा 100% सेल्स का बाइफरकेशन मेरा क्वार्टर वाइज। और वो ये कह रहा है कि मैं यहां पे जो भी एक्सपेंस करता हूं ना, मान लो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस तो 2 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़, टोटल खर्चा मेरा कितने का? 8 करोड़ का। और टाइम बेस्ड खर्चा है। टाइम बेस्ड समझते हो? टाइम बेस्ड का मतलब भाई 3 महीने मेरी एड चलाएगा, 2 करोड़ दूंगा, जैसी 3 महीने खत्म कर अल्लाह और 2 करोड़ दे। जब मैं आपको छोटा एग्जाम्पल दूं, हमने जस्ट डायल लिया, जस्ट डायल पता है सबको? ठीक है, तो उसको हमने 70,000 रुपए दिए, कितने महीने के? 6 महीने। तो ये थोड़ा ना है वो कि 2 महीने बाद खत्म हो जाएगा कुछ, जब 6 महीने खत्म हो गया सर आपका पैकेज खत्म हो गया, फिर 70,000। टाइम बेस्ड है ना मार्केटिंग भाई। ठीक है। हम्म। अलग अलग डिवाइसेस होते हैं मार्केटिंग के। कई चीजें टाइम बेस्ड होती हैं, कई चीजें कितनी बार क्लिक्स हो रहा है उस पर होता है। तो अगर मैं न्यूज़पेपर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लूं, फ्रंट पेज पे मेरी ही एड चलेगी पूरे साल, टाइम बेस्ड हुआ ना। अगर होर्डिंग्स होती है, टाइम बेस्ड होती है ना। वो ये थोड़ा ना कहती है कि कोई क्लिक करेगा होर्डिंग पे तो जाकर। समझ रहे? मुद्दे की बात ये है, ये बंदा कह रहा है क्योंकि मेरी सेल सारी की सारी Q3 में ज्यादा है, तो मैं अपने खर्चों को Q3 में ज्यादा दिखाऊंगा। क्या ये सही बात है? ये गलत बात है? तो आपको ऐसे कई पॉइंट मिलेंगे। तो बेसिकली ये क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं इस पे कुछ ऐसे लिखवाऊंगा नहीं आपको, मैं सिर्फ केस स्टडी बना दी। ठीक है, तो क्या मुझे ऐसा करना चाहिए
कि यहाँ पे थोड़ा सा कम खर्चा कर दिया, यहाँ पे कम दिखा दूं, पेमेंट कर रहा हूं पर एक्सपेंस कम दिखाऊं, और यहाँ पे खर्चा बढ़ा दूं और यहाँ पे कम कर दूं, ऐसा करूं? आंसर इज ऑन द बेसिस ऑफ सीजनेबिलिटी। आप अपने खर्चों को ज्यादा पंगे मत लीजिए। अच्छा मुझे बताइए, पहले वाला पॉइंट क्लियर? आगे सुनिए, इसी में ही लिखता जाऊंगा मैं। तो एडवर्टाइजमेंट का जस्ट एक केस थ्योरेटिकल है, मतलब ये प्रैक्टिकल आएगा, मैं आपको केसेस बता रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आपके ना बैड डेट्स हुए, तो बैड डेट ना, यहां पर 1 करोड़, यहां पर 1 करोड़, यहां पर 50 लाख, यहां पे 10 लाख, 50 लाख लिख दिया ना, हाँ ठीक है। और ये बंदा कह रहा है अरे ये सारे बैड डेट्स ना मैं इस क्वार्टर में घुसा देता हूँ। मैंने कहा क्यों? अरे सेल यहां पर ज्यादा है तो बैड डेट है, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। जिस पीरियड का बैड डेट जिस पीरियड में हुआ, जिसमें कस्टमर ने बोल दिया नहीं है, उसी में रिकॉर्ड करो भाई। ऐसे मत करो कि जस्ट बिकॉज यू हैव सेल्स, बेटर सेल्स इन दैट क्वार्टर, अब अपने खर्चों को एलोकेट अलग कर देंगे। क्लियर है बच्चे? आगे सुनिए, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। मैंने क्वार्टर नंबर 4 में 5 करोड़ का फिक्स्ड एसेट बेचा। क्वार्टर 1 में कुछ बेचा नहीं, बेचा 2 में नहीं बेचा, 3 में नहीं बेचा, तो सेल करके उसे प्रॉफिट हो गया। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कितने का करा? 5 करोड़ का। प्रॉफिट हो गया 2 करोड़ का। क्या करूं? क्वार्टर 3 में लेकर आऊं या जिस दिन सेल हुई है उसी क्वार्टर का? जिस दिन सेल हुई है भैया उसी क्वार्टर। आप इसको सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बोल लीजिए, अब इसको डिविडेंड बोल दीजिए। मेरे को डिविडेंड रिसीव हुआ, जब मैं डिविडेंड पे करा, भाई तेरे को जब रिसीव हुआ उस क्वार्टर का, तूने जब पे करा उस क्वार्टर का खर्चा। ज्यादा एलोकेशन की जरूरत नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड स्टैंडर्ड नहीं है कि आप हर चीज को एनालिटिकली डिस्ट्रीब्यूट ही करते रह जाओ। सिंपल सी बात अगर बोलूं, इस पीरियड में क्या आएगा, जो भी है सैलरी, रेंट, ग्रेचुटी, जो भी खर्चे कर रहे हो आप, तो ये जो वन ऑफ होती है तो वो ये कहता है भाई जिस क्वार्टर का है उसी में रहने दे। कहिए साथ, क्लियर है? देख प्रॉफिट तेरे को हुआ है चौथे क्वार्टर में, जिस क्वार्टर में तूने बेचा, जिस क्वार्टर की प्रॉफिट उसी क्वार्टर में रहेगा। यू विल नॉट एलोकेटेड एनीवेयर कि चलो मैं ऐसा करता हूं 50 लाख 50 लाख 50 लाख 50, ऐसे नहीं करूंगा। समझ रहे? चेंज इन मेथड ऑफ depreciation. So during the quarter number 4 we have changed the method of depreciation and because of which 5 करोड़ का हिट आ रहा है सर। 5 करोड़ का मेरे को एडिशनल खर्चा डालना है। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं क्वार्टर 4 में ही डालूं या बाइफरकेट करूं? कहीं ना, हाँ बिल्कुल यही जाएगा रे जो खर्चा है। खर्चा हो जो भी चेंज है, कहने का मतलब ये है मैं आपकी जिंदगी आसानी तो कर रहा हूं। हाँ, कहने का मतलब है इन्वेस्टमेंट बेचोगे जब बेची प्रॉफिट उसी में, फिक्स एसेट बेचोगे जब बेची प्रॉफिट लॉस उसी में, मेथड चेंज करोगे जो भी इंपैक्ट है उसी क्वार्टर में, बैड डेट उसी क्वार्टर, सारी चीज उसी में तो डालनी। कहिए सर, क्लियर है? बेसिकली ये आपके पास एक इंटेंशन है, आप एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन ये अभी मतलब आगे मैं बताता जाऊंगा, तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन में भी ये आएगा, ठीक है बच्चे? नेक्स्ट पॉइंट लिखते, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, एंड यहाँ पर ये मैं ना प्रॉफिट्स लिख रहा हूँ। प्रॉफिट 5 लाख, प्रॉफिट 2 लाख, 1 लाख का लॉस, 3 लाख का लॉस। क्या आप मुझे टोटल प्रॉफिट्स बता सकते हैं? 3 लाख। मैं आपको टैक्स रेट बता रहा हूँ, दैट इज 30%। ठीक है जी, कितना आ रहा है? 90,000। क्लियर है? 90,000 आ गए। अब आप मुझे बताइए, वेटेड एवरेज टैक्स रेट, हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हमको एक टैक्स रेट निकालना होगा। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से, और ये क्या फॉर्मूला बनाऊंगा मैं? टोटल टैक्स डिवाइडेड बाय
टोटल प्रॉफिट्स इनटू 100। आपको भी बहुत आसान लग रहा होगा, लैंग्वेज में थोड़ा सा घुमा होता है, बट आप स्टेप समझिएगा। मेरा पहला स्टेप क्या है, तो बेसिकली आप समझो, मेरे को पहले तो ये सारे प्रॉफिट एंड लॉसेस दे रखे हैं, तो मैंने टोटल लेवल पे पहले प्रॉफिट निकाला, फिर मैंने, मेरे को टैक्स रेट दिया होगा, और हो सकता है स्लैब सिस्टम भी दिया हो, ठीक है, पहले 2.5 लाख माफ 2.5 से आगे, तो मैं टैक्स निकालूंगा। अभी के लिए मैंने क्या ले लिया उसको, 30%। सो व्हाट इज द टोटल टैक्स? सो आई वांट टू नो द इफेक्टिव टैक्स रेट, वेटेड एवरेज। तो अब बोलोगे सर ये तो सेम ही आ रहा है। हाँ तो कोई बात नहीं ना, आप स्टेप फॉलो करिए ना। आप अभी डिवाइडेड बाय 3 lakhs इंटू 100, हाउ मच? 30%। क्वेश्चन पूछेगा Q1 में कितना टैक्स बुक करूं? Q1 में टैक्स एक्सपेंस कितने का बुक करूं? 5 लाख का। ये जो वेटेड एवरेज निकाला है ना, मैं ये पकड़ूंगा, ठीक है, ऊपर वाला मत पकड़ लेना। मैंने जो वेटेड एवरेज निकाला है इसको पकड़ूंगा, इसका 30%, कितना आ जाएगा? Q2 का बताइए। Q3 नहीं दिखाएंगे, अब लॉस के एंगल से दिखा दीजिए आप। ज्यादा टैक्स नहीं लगाना आपने। 1 लाख का कितना, 30% क्या आएगा माइनस में, और ऐसे 3 लाख का कितना आएगा, ले देके आप देखेंगे आपका क्या बच गया। 90,000, वही वो जो 90,000 आना था। आपसे वो किसी भी क्वार्टर का पूछ सकता है, सुनते जाइए आप बात। आपको ऐसे पूरे क्वेश्चन देखेंगे अभी हम, ठीक है, आपको हर क्वार्टर का फिर आगे एस्टिमेटेड दे रखा होगा। तो आपका पहला स्टेप क्या है, वेटेड एवरेज लगाना, और वो जो रेट आ गया प्रॉफिट पे लगाते जाएंगे बस आप, Q1, Q2, Q3, Q4। इसको लिख लीजिएगा। बताइए बच्चों, क्लियर है? ओके। सर मेरे को क्वार्टर वाली एलोकेशन समझ नहीं आई। हम लोगों ने पहले तो रेट निकाल लिया, पर देन हमने कैसे किया? मैम Q1 का प्रॉफिट कितना है? 5 लाख। एंड आई एम टेकिंग द एवरेज रेट। मैं रेट वहां से वेटेड पकड़ रहा हूँ। बट सर एवरेज रेट और टोटल में तो मतलब जो रेट मैडम पहले। अगर अभी मैं चेंज कर दूंगा ना, स्लैब लगा दूंगा, तो आपका इफेक्टिव अच्छा रेट अच्छा और अच्छा। अलग आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है ना, तो वो आप फॉर्मूले पे एक बार जाइए, उसको जब अप्लाई करेंगे तो देयर विल बी केसेस जहाँ पे योर एक्चुअल एंड एवरेज वुड बी डिफरेंट। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, आगे बढ़े। बस बस एक दो बातें रहेगी, वो नमस्ते है बस, फिर अपने क्वेश्चन करने हैं। क्या है, क्या दे रहे हैं? टैलेंटेड हो आप? नहीं नहीं, टैलेंटेड। टेम्पू टेम्पू करके आए। हाँ? ऐसा होता है कि उठाया शैम्पू, अरे होता तो होगा ऐसे। हाँ करा था, फिर उसे मुंह अपने नीचे ही आ गया शैम्पू, तो मुंह भी धुल गया उससे। हाँ हाँ बिल्कुल। आपके पैसे नहीं, मैं बिल्कुल, देखो डिपेंड करता है कौन बच्चा क्या बोलता है। हाँ नहीं, आप तो योगी जी के फैन हो ना, तो आप अपने खुद ही दो ना योगी जी आपको। बेटा यहाँ 1,000 नहीं निकल रहे हौसखास में, 1,000 कितनी बार निकले हैं? चलिए, एनीवेज, अब ना एक चीज समझिएगा। मैं वैसे रीड भी कराना है मेरे को। बिल्कुल, नहीं रीड कराना है, और उसके अंदर भी लिखवाऊंगा कुछ चीजें बस। जिसका ना फाइल डाल दी थी यार, ये रही।
चलिए, कौन सा है तेरी किस बुक में है? मैडम? ये है मॉड्यूल नंबर 1 में, डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड्स में। यार आज ही निकाला था यार, चलो कोई बात नहीं, मैं ऐड कर देता हूँ। हाँ जी, मैं ना मार्क करा था, वो हट गया सारा। हाँ बिल्कुल, वो मैं जो बताने है ना। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको रीड करना है बच्चे अच्छे से, मतलब इन द सेंस। ठीक है, एक बार इसको एक बार रीड करिए प्लीज। ये स्टैंडर्ड जो कंटेंट बताएगा ना, वो मैक्सिमम है या मिनिमम है? अब इससे ज्यादा बताना चाहते हो बता सकते, बट यू हैव टू, वो तो बताना ही होगा। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, उसको क्या बोला जाता है? इंटरिम फाइनेंशियल, देख लेंगे एक बार। अब एक कंडेंस क्या होता है मैं बता दूंगा। और बेसिकली S25 क्या एड्रेस कर रहा है भाई? जो एक साल बाद डेट आएगा, 3 महीने बाद आ रहा है, तो उनको टाइमली इंफॉर्मेशन मिल रही है ना। आप मुझे बताइए, क्या 3 महीने के अंदर क्या आप सारा डेटा, नोट्स टू अकाउंट्स 200 पेज के बना लोगे एक एक चीज पे? अब आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L पता है, आप सोचो उसके अंदर कितनी बातें बतानी पड़ती थी। मतलब जैसे अगर मैं बोरोइंग्स लिख रहा हूँ, तो बोरोइंग किससे ली है, रिलेटेड पार्टी है नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्या डिफॉल्ट करा है नहीं करा, ये सारी बातें जाती थी। क्या ये सारी बातें हर इंटरिम में बता पाऊंगा मैं? हर इंटरिम, क्या इंटरिम तो एकदम से मुझे, मतलब जैसे 3 महीने बाद ही पब्लिश करता हूँ, 15-20 दिन में। तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है? कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंटरिम के अंदर जो आप फाइनेंशियल रिपोर्ट देते हो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोगे, उसको क्या बोला जाता है? कंडेंस। और जो आपकी एनुअल होता है, उसको बोला जाता है कंप्लीट फाइनेंशियल। वो आ जाएगा नीचे वर्ड कंडेंस्ड। वर्ड क्या है? मतलब बेसिकली फेस ऑफ P&L और बैलेंस शीट तो है, बट भाई उसके अंदर तुम एक एक डिटेल जो नोट्स अकाउंट्स होते हैं, सारा नहीं होगा। ठीक है ना, बस आपको इतना पता करना है। ये लिखा हुआ है, पढ़ते हैं एक बार, देखते हैं। उन्हें ये कह रहे हैं कि हो सकता है कोई स्टैच्यूट यानी कि कोई लॉ है, वो ये बोले कि आपको जो इंटरम डेट पे बताना है ना, विच मे बी डिफरेंट इन फॉर्म और कंटेंट एज रिक्वायर्ड बाय दिस स्टैंडर्ड। मेरे कहने का मतलब है, इंटरिम में S25 तो बता रहा है, बट हो सकता है कोई और स्टैच्यूट हो, जैसे कि जो लिस्टिंग एग्रीमेंट है, वो कुछ 5 बातें बोले ये बतानी बतानी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? इन सच केस द रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट प्रिंसिपल एज लेड डाउन इन दिस स्टैंडर्ड आर अप्लाइड अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द। कहने का मतलब है दूसरे स्टैट्यूट को इंपॉर्टेंस दे दी। वो कह रहे 25 लगेगा, बट अगर उस पॉइंट पे वो दूसरी चीज कुछ बोल रहा होगा तो दूसरा लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं, विच इज ऑब्वियस। ठीक है, दूसरे लॉ की आप रिस्पेक्ट करके ही चलेंगे। वो बोल रहा है भाई 2 बातें और है तो वो करनी पड़ेंगी। क्लियर है ना? ये ऐसे आता नहीं है, पर मैं वो करा दिया। इंटरिम पीरियड का मतलब पढ़िएगा। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, इधर अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंस, भाई कोई बनाना चाहे कंप्लीट तो बना ले भाई। ठीक है, या फिर और अ सेट ऑफ, बेटे MCQ में आता है, वो बोलेगा इंटरिम के अंदर सिर्फ कंडेंस्ड होता है, या सिर्फ पूरा होता है, या कोई भी हो सकता है। यहाँ पे क्या लिखा है? कोई भी है। हेलो जी, मैं एकदम बढ़िया मैडम, वेरी गुड। आज आप आ गए, पर क्लास के बाद है। चलो गुड, बस आ रहा हूँ मैं, 2 मिनट दो बस, अभी आ रहा हूँ बच्चे। ठीक है, एक बार इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ना बच्चे, इसके ऊपर MCQ है।
अभी आ रहा हूँ, पढ़ लो। मैडम उनको डेटा लेके जाऊंगा ना फिर। हाँ तेरे को क्यों पता करना? ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, मैंने आपको क्या बोला था, फर्स्ट ईयर में इंटरिम लगेगा। एनुअल फाइनेंशियल में बी शॉर्टर देन, इन सच के द शॉर्टर पीरियड इज नॉट कंसिडर्ड एज। कहिए साहब, क्लियर है? अगर मैं आपको बोलूं कंप्लीट सेट ऑफ अकाउंट्स, क्या क्या होता है बच्चे? ठीक है जी। अब वो क्या बोल रहे हैं, द बेनिफिट ऑफ टाइमलीनेस, मतलब भाई देखो AS25 तो बहुत ज्यादा जल्दी बता रहा है, मे बी पार्शियली ऑफसेट बाय रिडक्शन इन द, मैं डिटेल तो सारी नहीं मिलेगी। Therefore, this standard require preparation and presentation of inter a minimum set of condensed financial statement. Accordingly, it focus on the new activities, events, not duplicate information. ये सब आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मल रीड करना, ठीक है ना? देखो AS25 क्या बोल रहे हैं, सुनते जाना। डज नॉट प्रोहिबिट, AS25 ये नहीं कहता कि पूरा मत दो, पूरा दे सकते हो दे दो आप, इट ठीक है, और डिस्करेज फ्रॉम प्रेजेंटिंग कंप्लीट सेट इन इट्स इंटरिम रादर देन अ सेट ऑफ कंडेंस। कहने का मतलब है AS25 ये नहीं कह रहा नहीं नहीं कंप्लीट मत दो, कंप्लीट दे दिया तो बढ़िया, नहीं दिया तो कंडेंस प्रोवाइड कर दी। प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा, ये पढ़ लो रे, बात करो। बिल्कुल कंडेंस के अंदर वो क्या कह रहा है, वो जो हेडिंग होती थी इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसकी सब हेडिंग वो तो बताना है, पर उसके आगे इससे ज्यादा और कुछ नहीं बताना। थ्योरेटिकल बात है बेटे, MCQ में आ सकती है। बिल्कुल क्वेश्चन भी ला रहा हूं, क्योंकि अब इसके अलावा सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी, देखो इसमें ना कुछ ऐसा नहीं है, आप जस्ट जब घर पे रीड कर रहे होगे, आप एक फ्लो से पढ़ रहे हो, कोई 2-3 सेंटेंस समझ आ गए तो सही है, ठीक है। हाँ मतलब ये नॉर्मल है। लग रहा है ज्यादातर की इंपॉर्टेंट है, उसको सेलेक्ट कर दो, उसको डाल दो। हाँ बस अगर आपको पता लग रहा है, थोड़ा बहुत आपने देख लिया, पर इससे अच्छा ये कराना है मैंने पीरियड, इस पर मैं अभी आऊंगा। बट इलस्ट्रेशन नंबर 1, एक मैं फाइल दे दूं आपको, आप 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। बट ज्यादा बेटर है आप पहले 3 करो और मॉड्यूल निकाल लेना, वैसे तो 1 to 4 सारे करने हैं हमने अभी, इंटरनेट से निकाल लो ना। देखा फोन देखा, मैं करता हूँ सर, सर कौन से ये ना फर्स्ट वाले मॉड्यूल में डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। मैं आ रहा हूँ भाई, देखो 1 to 4 ना मतलब एकदम आराम से हो जाएगा, पर मैं आऊंगा तो इसलिए बोलना भी 1 पे ही, ठीक है ठीक है ना, नहीं 1 से स्टार्ट करें। मिल जाएगी उसकी, किसकी पूरा ठीक है यार, ये भी आराम से बोलिए तो
बाइक की कह रहा है अब ये तो बने मस्ती बोलो ये ज्यादा सीरियस लग रहा है सीरियस लग रहा है सौरभ बात बोलो तू ये गंदी वाली वो भी तुझे सुन दे क्या he was my chat वो दूसरी वाली करेक्ट है एक्सटर्नल लॉस हुई पेंसिल एंड गेट वाज इंपॉर्टेंट तो पेंसिल आपकी सीधी जाएगा एक्सटर्नल लॉस तो ये 40,000 किसी एक क्वार्टर का बैठ देते हैं ना अरे ये पहले क्वार्टर में जो हुआ है 50% नेक्स्ट बता रहा है वो बोल रहा है क्वार्टर का तो बीच में है वो बोल रहा है 50% जो नेक्स्ट है तो अगर आप इस क्वार्टर की बना रहे हैं अगले क्या तो अगर हम इस क्वार्टर की बना रहे हैं तो वो तो 50,000 अगले में जाएगा 40 में है वो 50% मतलब 20,000 लिखते हैं इसमें अपने 20,000 बार यूनिट हेडक्वार्टर में हेडक्वार्टर में करेंगे इसमें डेफिसिट भी 45,000 हुआ रिजल्ट फ्रॉम द चेंज इन द लेक्चर ऑफ चार्ज डेप्रिसिएशन कंज्यूमिंग दैट थर्ड क्वार्टर में दैट इज का थर्ड की है राइट किसी में होगा जो पहले वाला किसी की जरा हुआ उसी में चलो अगले ले आओ पहले ले आओ पहले ले हमने के लेफ्ट स्कोर कर दिया एकदम कूल क्या बोल राम ले तो क्यों तुम नहीं लो तू क्या है ये सारी ठीक है हम लोग क्या बोलते हैं भाई इनकम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फर्स्ट क्वार्टर पहले ही बनाना है तो वो वॉलंटरी पेपर वाले रिपोर्ट चलो 10 करोड़ एक्सपेंडिचर की परिवार वो बोल रहा है 10 करोड़ अगले क्वार्टर के रिपोर्ट करनी 7 करोड़ वो 10 करोड़ के लिए आएगा नहीं जाएगा थर्ड क्वार्टर ये जाएगा मतलब कर दो सब वही तो चल सही में होगा तो बस सीरीज दिया इस रिजल्ट में कुछ है सेलरी एक्सपेंडिचर 60 माइनस कर दो 12 सेलरी एक्सपेंडिचर 4 माइनस करो 4 12 कर दिया 45 मना जाएगा इसमें आगे बना सकते हो तो क्या करो दिखला दो बढ़ जा उसकी में हाँ ये भाई मेरे बात चिकन बुला रहा है तो फिर मुझे मैं लेकर चार बार बना तो मैंने ले ली
चार बोर्ड पहले क्वार्टर 30% है ठीक है उसमें एक क्वार्टर की मूवमेंट दी पहले क्वार्टर में सेल 80 हुई है सेल की पहले क्वार्टर की आखिरी दी इस बार तो बोल रहे हैं कि जब इंटर फाइनेंशियल वो बना रहे हैं तो वो बोल रहा है कि वो बोल रहे हैं पहले क्वार्टर की बना रहे हैं जो कंपनी चाहती है 10 करोड़ रुपए का एक्सपेंसिव है ना इन 80 करोड़ में से तो बोल रहा है कि मैं थर्ड क्वार्टर में दिखा दूंगी थर्ड क्वार्टर में सेल ज्यादा होगी बट ऐसा नहीं कर सकते नहीं इसी बार हाँ तो बस नहीं करा किसी दोस्त ने दिखाया कि 80 करोड़ का टर्नओवर है 80 करोड़ और ये नंबर सारे सारे एक्सपेंस माइनस कर दी इसी क्वार्टर में सब आधे करोड़ पीछे 80 करोड़ का टर्नओवर था दिखा दिया 80 सैलरी एंड एक्सपेंसेस इसमें बोल दिया सैलरी एंड एक्सपेंसेस 7 इस पर आकर 12 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है तो 12 माइनस कर दिए हो गया इससे नेट प्रॉफिट मैंने बोल दिया इस पर 25 के हिसाब से हम जो चाह रहा है कि 10 करोड़ का अगले इसमें लेना है वो नहीं लेगा राइट बनानी बोली तो आप उसको क्लियर करे जाएगा तो फिर जो एक वाले जो ये वाले एक वाले दोनों जो लगा दे 30% और बाकी लोग लगा दे 30% अगर उसको भी लीडर तीसरा तीन तक बोला था जैसे पीछे सवारी बात दिखाना चलेगा बड़ा हुआ हो गए आसान है पढ़ी है ना गुड वेरी गुड कौन सी इलस्ट्रेशन में समझ आ गया फोर्थ पे भी आ जाओ फोर्थ भी सिमिलर है छा गए बेटे छा गए आप नहीं छाए बेटे नहीं छाए ग्लूड मैं बिल्कुल लेके जाऊंगा नहीं फीस आप फंड कर देना फीस आप दोगे बहुत कम मिलेंगे सीधे आप बोले हम तो स्पेंड है आप
सीए हुआ सर आपने और कहा आप गए। सर आपने कहा हाफ आप दोगे आप हाँ और क्या आप तेरे से दो लास्ट टाइम जब लेके गए थे ना बच्चों को, तो हम ही लेके गए। तो आप हमारे सर ये तो धोखा करते हो फर्क होता है ना, बच्चों बच्चों में फर्क होता है ना। अच्छा वो बच्चे तो मार्क्स नहीं नहीं, आप अपने साथ बाकियों को मत गिनिए प्लीज आप। दोस्त नहीं मेरे आप बता देना कि आप देखेंगे लास्ट टाइम हाँ वो बता दोस्त देंगे नहीं मेरे हाँ वो बता देंगे हाँ, लेके गए थे। हमारे साथ देखने होगा सर हम खाना आपने सर आगे सुन हाँ, लेके किसी गए। साथ दे लो उस दिन मेट्रो चलवा दी है। वो हम करवा देंगे 6 बजे करेक्ट आप पैसे करवा दो नहीं नहीं, आप 50-50 दे देना बिल्कुल। पैकेज है 2500 का, आधा आपका आधा हमारा। पैकेज है। कैसे होगा फिर हमारे पास आके तो आप मेरे आगे साथ से ऊपर चलिए कोई तो कह रहा चलिए, एक बार इलस्ट्रेशन 4 देखो, एक दो क्वेश्चन कराने हैं बस, फिर वैसे खत्म है स्टार्ट। अरे वो भी तो बताना टाइम पीरियड। चलिए आ गया हो गया ये? ऑनलाइन में हो गया बच्चों का? यस सर। 4th वाले में कुछ ऐसा वो नहीं है। आइए, मैं एक चीज बताना चाहता था आपको। एक बात बताओ, अभी कौन सा वाला क्वार्टर खत्म हुआ है? जस्ट कौन सा क्वार्टर खत्म हो गया है, Q3 इज ओवर, Q3 है ना? तो एक बार सोचते हैं कि कंपनीज बैलेंस शीट कैसे प्रेजेंट करेंगी, और आपको पता है ना कि आपको कंपैरेटिव भी देना पड़ता है। तो लेट्स सपोज कि अभी कौन सा क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ, Q3। तो आप समझिए, मुझे करंट पीरियड अपने इन्वेस्टर को क्या देना है, एंड ऑफ करंट इंटरिम पीरियड। क्या मुझे डेट बता सकते हैं अगर मैं बैलेंस शीट अभी Q3 की दूंगा, जैसे कौन से दिन की दूंगा? 31 दिसंबर 20। दिसंबर। क्या मुझे और कुछ देने? नहीं, 31 दिसंबर की बैलेंस शीट, और मुझे कंपैरेटिव में 31 दिसंबर 23। सिंपल सी बात है। अगर ये Q1 एंड हुआ होता तो 30/6/24, और पुराना क्या देता? 30/6/23। ठीक है, तो मेरे को ऐसा कोई झमेला वो नहीं करना। जो क्वार्टर एंड हुआ, जो आखिरी एंड है, उस दिन की बैलेंस शीट देनी है बस मेरे को। ओके जी। लेकिन पीएनएल में थोड़ा सा कैच है। पीएनएल में देखिएगा, एक है करंट इंटरिम पीरियड। अभी का जो पीरियड है ना, वो हो गया बच्चे आपका Q3। जो एंड हुआ हाँ, जो एंड हुआ है, जो अभी मेरे को रिपोर्ट करना है, क्योंकि पहले वाला तो मैं रिपोर्ट भी कर चुका हूं। इस 3 महीने का एक तो हो गया Q3, और क्या दूंगा, क्यूमुलेटिव फॉर ईयर टू डेट। मतलब 1/4/24 से लेके 31 दिसंबर। करंट में ही मैंने बाइफरकेट कर दिया कि जो 3 महीने वो तो देना ही देना है, और अभी तक 9 महीने का क्या हो गया। आप समझे क्या हुआ इसमें? ठीक है, तो आप, हाँ जी ठीक है। देख, जैसे सपोज कर मैं जो पीएनएल दूंगा ना, पीएनएल में समझ कि मैं करंट ईयर का कैसे करूंगा। एक तो Q3 अपने में हो गया, जो भी खत्म हुआ, ठीक है। Q3 अपने में क्या पीरियड दिखा दिया तूने इसमें? हाँ, 1 अक्टूबर से लेके 1 अक्टूबर 24 से लेके 31 दिसंबर 24। और तेरे को ये जो भी ईयर चल रहा है, वो आपको क्या देना पड़ेगा? स्टार्ट कब हुआ ये ईयर? 1/4/24, और एंड कब हो रहा है अभी? 31 दिसंबर। सही लिखा है ना? क्लियर है ना? तो ये अभी मैं करंट ईयर में ही हूं, कंपेरेटिव की तो मैं बात भी नहीं कर रहा आपसे अभी। आप पीएनएल के अंदर सोचिए, एक तो इंडिपेंडेंट वो 3 महीना, और जितना इस साल का कंप्लीट हो गया है वो भी देना। सपोज करो अगर सिर्फ Q2 कंप्लीट हुआ होता अभी, मतलब अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो सिर्फ और सिर्फ पहले में किसका देता? Q2 का। ठीक है, अगर Q2 तक ही एंड हुआ होता तो Q2 का, एंड 1 अप्रैल टिल 30th सितंबर। एक हो गया करंट ईयर जहां तक पहुंच गया मैं, और एक वो जो रिस्पेक्टिव हुआ।
और आप इसको इसके कंपेरेटिव कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। सेम प्रीवियस ईयर में एग्जैक्टली अब ये जो मैं प्रीवियस ईयर की बात करूंगा तो दो कौन से बनेंगे, 23 से 31 दिसंबर 23, Q3 ऑफ प्रीवियस ईयर, और इसके कंपैरिजन में क्या दूंगा, 31/12 कहिए, क्लियर है बच्चे। आपको अगर करंट समझ आ गया कंपेरेटिव तो जस्ट लास्ट ईयर का जो भी है, ठीक है ना। बैलेंस शीट में तो इजी था, जो भी क्वार्टर एंड है वो है, पर पीएनएल में जो भी क्वार्टर है प्लस जितना रास्ता आप निकाल चुके हो अभी तक इस करंट ईयर का वो भी आपका है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत आसान है, मेन आपको मेरे को पीएनएल का बताना था, क्यूमुलेटिव फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, इसमें क्वार्टर वाइज नहीं दिखाना। जैसे अभी 3 क्वार्टर खत्म हो चुके हैं, हाँ, तो वो क्या बोल रहे हैं, 1/4/24 से लेके 31 दिसंबर 24 क्यूमुलेटिव कह रहा है बस। Q3 का क्या ही नहीं रहा, मुझे Q3 के ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग बताओ। अब तक की बता दो। एग्जैक्टली और यहाँ पर भी क्या है, 1/4/23 से 1/4/23 से लेके 31/12। क्लियर है सर। सर ये पेपर में प्रैक्टिकल कुछ नहीं आया ना, लेकिन इट इज डेफिनेटली पॉसिबल एमसीक्यू में या किसी में आ जाए, केस स्टडी में। अभी आया है? हाँ इंटरिम ध्यान नहीं आया था, इंटरिम नहीं आया था। नहीं। सर इसका नाम ऊपर करना, इसकी हेडिंग क्या है वो लिखना, बुक से रीड करनी। Interim financial statements are required to be presented. नहीं नहीं रुको, बताइए, यहां तक क्लियर है पहले, अब आप समझिएगा। तो सबसे पहले तो ये वाली चीज क्लियर है, आपको अब लगेगा वो जो इफेक्टिव वाला मैंने आपको बताया था ना। आइए एमसीक्यू देखते हैं। मैं तुम्हारी जिंदगी आसान करने के लिए बस उसको चार्ट में बना दूंगा बस। क्या आप मुझे टैक्स बता सकते हैं कितना आएगा? मैं स्टेप बाय स्टेप बोलता हूँ, बोलूं या कर रहे हो? बहुत आसानी से बोलूंगा ना तो वो एकदम रिफाइंड हो जाएगा। क्या आप मुझे पूरे साल का, हमेशा ना टोटल का चाहिए होगा, ठीक है, क्या आप मुझे टोटल इनकम बता सकते पूरे साल की? नहीं नहीं, है ना, मतलब 10,000 हो गया ना, 85 का है और 75,000 नेगेटिव, सो व्हाट इज योर टोटल इनकम? 10,000। व्हाट इज द टैक्स? अप टू 20,000 20% है, तो 10,000 ही तो है पूरे साल की। नहीं नहीं प्लीज, मैं एकदम सही स्टेप्स बोल रहा हूं आपको, आपने टोटल निकाल दिया 10,000, रेट कितना है? अप टू 20,000, तो टैक्स कितना आ जाएगा? 2,000 रुपए। व्हाट इज द वेटेड एवरेज रेट? वेटेड एवरेज रेट कैसे निकलता है? टोटल टैक्स इंटू 100, दैट इज 20%। 20% आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फर्स्ट क्वार्टर
अब आप मुझे बताइए 85,000 पहले क्वार्टर का कितना आपका प्रॉफिट है? तो 85,000 का 17,000 आ गया बस। अगर वो क्वार्टर टू पूछता तो नेगेटिव आंसर दिया होता उसने, फिर उसका भी नेगेटिव, तो इफेक्टिवली आप साल के एंड में अपने आप वही आता। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, रुक जाओ। क्वार्टर वन का 17 क्लियर है, क्वार्टर टू 25,000 का 20%, 5,000 नेगेटिव, क्वार्टर थ्री 5,000 नेगेटिव, क्वार्टर फोर 5,000 नेगेटिव। तो ले दे के आ तो 2,000 ही रहा है। आप स्टेप्स पे फोकस करिए। आप मैं टोटल लेवल पे जाके वेटेड एवरेज रेट निकालता हूं, फिर तो उसको आपने अप्लाई रॉन्ग करता हूं। रेट क्यों लिखा है उसको? वो तो वेटेड एवरेज रेट नहीं है। हाँ जी, आपने रॉन्ग रेट क्यों लिखा है? हमने वेटेड एवरेज तो निकाला है। समझा नहीं, मतलब वेटेड एवरेज रेट कितना है? ट्वेंटी आपने परसेंट आपने वर्ड नहीं नहीं, रॉन्ग रॉन्ग रेट नहीं है लिखा मैडम, हुआ है ना। डब्ल्यू डॉट एवरेज है। ओह अच्छा। हाँ ठीक है ना, दैट्स वेटेड एवरेज। क्लियर है ना बच्चों को? ठीक है ना, ये वाले आने के चांसेस है इसमें, टैक्स के ऊपर ना ये तो एक MCQ सेकंड आपको। ना, बस लिख रहे हैं। हाँ हाँ, लिख लो। कैसे बना है ना, एक बार ये लिख लीजिए, तो कि ना नहीं तो बाद में भूल जाते ना, समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्यों हो रहा है। लॉजिक नहीं था वो। अगर बहुत ज्यादा इनकम होती, मैं टैक्स में निकालता वेटेड, फिर वो उस पे लगता। 17,000 आंसर है। करेक्ट आंसर इज 17,000, क्योंकि 85,000 पे मुझे वेटेड एवरेज रेट लगा। ये ना आगे से सारे आंसर दे देंगे कि अगर कोई इसका मतलब भाई मेरे सारे आंसर सर मेरे साथ ही उस गूगल का भी लोग अगर क्लिक करो तो कितना आंसर मैच हो गए। मैं कह रहा हूं सब आप कैसे मैंने सॉल्व कर मेरे तीन आंसर है, 17 भी है, 3 भी है, 2 भी है। मैं इतना कह रहा हूं ऐसा होगा। मैं अभी तीनों है ना, मेरे को लग रहा है कि तीनों ही होंगे। ठीक है, अच्छा एक बार जरा क्वेश्चन नंबर 1 देखना। कौन सी एंटिटी को पब्लिश करना है, हाउ फ्रीक्वेंटली, हाउ सून, वो कुछ मैंडेट नहीं करता भाई। आंसर इज देखो इसमें गलती होती है, ऐसे में मैं यहाँ पर गलत करता पेपर में यही होता सर जनों के तो पता है ऐसा आता है सोचो सबसे बड़े वाला गिल है ना ये अंश बताइए, सेकंड बताइए। फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर कंटेंट्स भी है ये तो बता कंप्लीट भी हो सकता है, कंडेंस भी हो सकता है। मैं नहीं खेल रहा मैंने बताया था तुम्हें, समझ रहे हो? अब भाई ऐसे मतलब चाहिए ना, तो आपको मतलब इसको अंडरमाइन नहीं करना, ये अच्छे MCQs दिए हुए हैं, समझ रहे हो तो। हाँ हाँ, याद कर लेगा। फोर्थ भी कर लो चलो। इधर कैश प्राइस में दे दो सेकेंड क्वार्टर का चलो ठीक है, कर लो आराम से। सर एक मिनट
कितना? मेरा 1.3 है सर, 1.5। क्योंकि आपने 15 मिलियन पे बनाया, और जो शॉर्टेज है ऊपर की वो भी बनाना पड़ेगा। अरे तो ये जो तूने 10 मिलियन पे 5% बनाया हुआ है, देखो 10 मिलियन पे 5% और बनाना पड़ेगा, दैट इज 0.5 मिलियन। 10 मिलियन पे, सुन लो एक बार, सॉल्व कर। हाँ 10 मिलियन पर हाँ, कितना ऑलरेडी बना हुआ है? 5, तो कितना हुआ ये? 0.5। आप समझ रहे हो ना? 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख। 10 लाख। तो 10 मिलियन अगर हम मोटा मोटा 1 करोड़ हुआ, ठीक है। पर अगर मैं मिलियन में ही बात कर लूं तो 10 मिलियन का 10% अगर 1 होता तो आधा तो 0.5 ही होगा ना। ये आपने बना रखा है। पर अब क्या कंपनी 5 ही चलाना चाहती है या 10? तो पहले तो आप इस 10 मिलियन पे 5 और बनाइए। 10 लाख। पहले 0.5 और बनेगा पुराने क्वार्टर का जो शॉर्टेज है, और जो इस क्वार्टर का है, कितनी सेल है इस पे, कितना परसेंट? तो देखो सर, देखो कैसे क्या है, ऐसा बैठ रहा हूँ। 20 सर आपको दो बार लिखा रहा है, मैं कैसे करूँगा? सर कुछ बोलेंगे? एक से कम कोई ऑप्शन नहीं है क्या? एक बार ये भाई को पूछने वाला है। ठीक है, हमको सर, हम अपने चॉइस पे देना चाहते हैं कि हम पहले कुछ देना चाहते हैं। चलिए। सर ऐसे 6 में से पहले कोई सी भी तीन दे दो, ऐसा होना चाहिए था। हाँ ये तो है। क्यों बोल देता? और सबसे पहला टैक्स देते तुम फिर उसमें, हाँ? सर मेरे को ना ये वाला सबसे समझ लास्ट में नहीं कौन सा आया। रखते? अगर 6 में से कोई ऑडिट, मैं तो ऑडिट करता टैक्स टैक्स लास्ट होता? हूं। इसमें पहला होता है। सर ये वाला पहला ना मुझे समझ नहीं आया जो हमने अभी किया है, मतलब इसमें मैंने डायरेक्टली जो है 0.75 निकाल लिया था 10% ऑफ लाइक 715 का करके। नहीं नहीं मैडम, आप इधर देख लो, 2 मिनट में हो जाएगा। क्वार्टर 1 में आप 10 मिलियन पे 5% बना चुके हो, यस सर। ठीक है। लेकिन आप मुझे बताइए, अब आप क्वार्टर 2 में क्या डिसाइड करा आपने कि 10% होना चाहिए? सर 10% फॉर द होल ऑफ द ईयर उन्होंने लिखा है। हाँ तो ठीक है, जो क्वार्टर 1 का शॉर्टेज है वो बनाओगे ना अब आप। पर सर ऐसा नहीं कर सकते कि जो हम जो शॉर्टेज है, क्योंकि हमने Q2 में डिसाइड किया है, तो हम जो भी जितना भी अब हमें बनाना है वो हम बाकी 3 क्वार्टर्स में स्प्लिट कर लें। आगे के 3 क्वार्टर की आपके पास सेल्स किधर है? हाँ नहीं है। तो इसलिए मैं तो क्वार्टर 2 तक जो एक्चुअल है उसी का बना रहा हूँ ना। तो मतलब हमें होल ईयर का फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में ही कर लेना है। बिल्कुल, फर्स्ट 2 क्वार्टर खत्म होने के बाद मैंने जितना प्रोविजन करेक्ट बना सकता था मैंने बना दिया। अच्छा, तो मतलब 10-10 ताकि ईच हो जाए। एग्जैक्टली। 10% मैंने अब क्वार्टर 1 का भी कर दिया और क्वार्टर 2 का भी कर दिया बच्चों। ठीक है जी, बस लास्ट क्वेश्चन और बच्चों वाला सवाल है। अब तो हम कंडीशंस नहीं सर, छोड़ो ना सर। नहीं, नहीं, बस। फिर ऐसे ही आते हैं एमसीक्यू में से, हाँ, एमसीक्यू ऐसे ही आते हैं सर, बड़े होते हैं मतलब आराम से। अगर जो मॉड्यूल के एमसीक्यू हैं अगर पेपर में आ रहे हैं और अगर आप नहीं कर पा रहे, दिक्कत है बहुत बड़ी। तो मतलब इजी है वो चीज, आप सम पे आते नहीं। हाँ ये ऐसे ही होते हैं यार। अब यार वैल्यू चेंज कर देगा वो, तूने टैक्स का कर लिया, उसकी वैल्यू तो हिलेगी ना भाई अब। ठीक है, इससे ज्यादा थोड़ी ना कोई मॉड्यूलेशन आती है। सर जैसे वो है कार्बन बनाते हैं कॉस्ट में, वो डायरेक्टली सारे के सारे वो है थ्योरी, लेकिन कभी भी थ्योरी में आता ही नहीं कॉस्ट का, हमेशा पूरी केस स्टडी देता बना के एमसीक्यू सर इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ। नहीं केस स्टडीज तो होंगी, होंगी लॉ में इतनी बड़ी। हाँ हाँ, लेकिन आपको मतलब ये सब चीजें, मतलब ठीक है केस स्टडी देख के 10% कॉन्फिडेंस गिर जाता है, 10-20%। बट अगर आप उसको एकदम करने जब आपको सब आता है और कर रहे हो ना वो चैप्टर सॉल्व हो जाते हैं। 10-15% कैसे गिर जाता है? 10-15% हम वैसे कभी छोड़ते हैं। वो ठीक है, वो तो है, पर ठीक है मतलब सर आगे में करना है तो कौन सी चैप्टर से आता है। ऐसे नहीं होता। आपका पहले आपने बोल दिया स्कोर करना है, फिर आप बच्चों वाले सवाल पूछ बैठते हो। अब हासिल करने के लिए क्वेश्चन देंगे या एमसीक्यू के लिए कुछ भी आ सकता है भाई, तू ये डिफाइन क्यों कर रहे हो लाइफ में?
मैंने आपको जितना कराया ना, जब आएगा आप ये कब आएगा आप अगर से चलो मैं आई जाए मोटिव आएगा। तो यार क्या है यार, कोर्स खत्म हो गया तो ऐसे बोल रहा है मेरे को, क्या कराने से जाएगी, क्या बात हुई यार। ग्लूड क्या, इसको निकालो ग्लूड से इसका। भगवान का भगवान मैं तो ये दिया है जोड़ी नहीं यार तो कैसे यार हम कुछ दूसरों के पैसे को चलिए एनीवेज, एक ये वाला क्वेश्चन देखना बच्चे, और इसमें ना क्या चीज, छोटा सा पॉइंट है पर मैं दे भी सकता हूँ, पर एक बार कर ही लेते हैं और खत्म करते हैं बातें। अच्छा एक बात बताओ, ये 30 जून को अश्मिता लिमिटेड इनकर्ड अ लॉस ऑफ 2 लाख फ्रॉम सेल ऑफ बिजनेस सेगमेंट। हाँ लेकिन ना इसमें ना एक चीज है, अभी पढ़ते हैं वो बोल क्या रहा है, हाउ द अबव ट्रांजैक्शन शैल बी इंक्लूडेड इन डिटर्मिनेशन ऑफ नेट इनकम ऑफ अश्मिता लिमिटेड फॉर 6 मंथ। वो क्वार्टर वाइज नहीं निकाल रहे हैं, 6 मंथ मतलब दो, फर्स्ट 6 मंथ देन नेक्स्ट 6, 2 क्वार्टर नहीं, हाँ मतलब वो हाफ ईयरली बेसिस पे रिपोर्ट कर। तो आप मुझे बताइए ये 2 लाख को क्या मैं फर्स्ट हाफ में ही रिकॉर्ड कर लूं? बिल्कुल कर लो, पर परसेंट करने की क्या जरूरत है। तो पहली चीज तो है, इसको आप जो पहला हाफ ईयर है उसमें आप रिकॉर्ड कर लें। अब एक दो बातें सुनिएगा। ऑल्सो ऑन 31st जुलाई कंपनी पेड 60,000 फॉर प्रॉपर्टी टैक्स फॉर द कैलेंडर ईयर 2001। आप प्लीज समझिए, अब एक तो उसने जो 60,000 दिया है ना वो कैलेंडर ईयर का दिया, ठीक है। और अब मैं थोड़ा और स्पेसिफिक जाऊंगा, ये अश्मिता का ये 6 महीने खत्म कब हो रहे हैं, ये 30 सितंबर। तो आप बताइए इसकी अकाउंटिंग तो फाइनेंशियल ईयर ही चल रही है ना, 1/4 से लेके इफ आई से 31 मार्च, और ये 2000, ये मान लूं 20-21, नहीं नहीं 21-22 है ना, 21-22 है ना बच्चे। तो ये 21 है, ये 22 है, और बेसिकली 30 सितंबर 21 हम लोग किस चीज की रिपोर्ट कर रहे हैं, ये 6 महीने। तो आप समझिए एक तो 30 जून को जो नुकसान हुआ 2 लाख का, वो तो आपने यही रिकॉर्ड कर दिया। अब आप समझिए जो आपने 31 जुलाई को आपने जो पे करा है, कितना पे करा है प्लीज बताइए, 60,000, ठीक है। 31 जुलाई को 60,000 पे करा है, एंड प्लीज अब मुझे बताइए वो किस पीरियड का है वो, हाँ मुझे पीरियड बताओ, वो ये जो 60,000 की तुमने पेमेंट करी है ये किस पीरियड को बिलोंग करता है आप बताइए। एक 4 से 31/12 तक बिलोंग करता है। हाँ जी, 1/4 से 31/12 तक है ना ये, जो 60,000 है। 60,000 फॉर प्रॉपर्टी टैक्स असेस्ड फॉर कैलेंडर ईयर 2021। इसका मतलब समझ रहे हो आप, 1 जनवरी 21 से लेके 31/12/21। पहले आपको ये बात समझ आ रही है ये किस पीरियड का पेमेंट करी है उसने, ठीक है। पहले तो मैं ये 6 महीने और ये हटाऊं, पहले आपको कंफ्यूज ना करेगी। और आपको ये पता है मैं कौन से पीरियड में हूँ, इस पीरियड का करना है। तो मैं कितने का खर्चा रिकॉर्ड करूं, मेरा ये सवाल। अच्छा जी, तू किस पीरियड में, हाँ एक मिनट, हम किस पीरियड का ये कर रहे हैं, ये 1/4 से 30/9, और ये जो मैंने पेमेंट करी है कह सकता हूं ये 1 जनवरी से 31/12 है। तो 3 महीने यहां बाहर हो रहे हैं, तो खर्चा तो सिर्फ 30,000 है भैया। तो खर्चा तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, 30,000 का। आगे सुन लीजिए, पर क्या कुछ प्रीपेड भी है क्या, पेमेंट तो 60,000 किए हो, क्या ये वाले पीरियड का एडवांस पेमेंट नहीं हो गई। तो प्रीपेड कितने का है, 15,000, जो कि 1 अक्टूबर 21 से लेके 31/12/21 का है। और क्या आपने आउटस्टैंडिंग भी पे नहीं करा है, क्योंकि ये वाला पीरियड जो है वो तो आउटस्टैंडिंग चल रहा, क्योंकि जब मैं स्टार्ट करा तो आउटस्टैंडिंग है टेक्निकली। तो जो आउटस्टैंडिंग है वो 15,000 का है, वो किस पीरियड का है, 1 जनवरी 21 से लेके 31।
अब जैसे आपने बना दिया, हम पेपर में ऐसे बना सकते हैं। हाँ नहीं ऐसे देखा हाँ बोलो नहीं ये रफ में समझ में बना सकते हैं। रफ में बना सकते हैं रफ में बना, उसने रफ बोला था उसने, अगर आंसर चेंज कर दिया अपना। हाँ बोलता, बोलना तो चाहते थे फेयर वर्क है। हाँ मैंने फेर किया था, हाँ मैं तो फेर नहीं कर रहा। फेयर वर्क में नहीं बनता है, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि आउट ऑफ द टोटल पेमेंट दैट इज मेड ऑन 31st जुलाई, फॉर्मेट तो नहीं बताओ। फॉर्मेट नहीं है लेकिन, नहीं लेकिन ठीक है, लेकिन आप अगर उसको एंड में आप सब लिखने के बाद अगर आप ऐसे भी कर दोगे प्रोफेशनल तरीके से, सर क्रिकेट आउटफिट जब हम ऐसा टेबल चल सकता है। सर अगर सर एक चीज मेरे को पूछनी है, जो टैक्स उसने पे करा है दिखाना ही है वो। कंप्लीट, सर ये क्या बात है? प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग आंसर में दिया हुआ है जी। सर इसने पूछा तो सर, या फिर इसने भी बोला है कि टैक्स निकालो कितना होगा यार। हाउ द अबव ट्रांजैक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ नेट इनकम, ठीक है ना। और भाई सीधी सी बात है यार, मतलब ऐसे तुम, मतलब अगर ये 4 नंबर का 5 नंबर का है और ये देखा हुआ क्वेश्चन है तो आपको पूरा ही बताना पड़ता है भाई। ये अगर 4 सर तो इसमें जो 7 मंथ्स का आपने एक्सपेंस पे करा हुआ है ना 60,000 मतलब, 7 मंथ्स का कैसे है ये, फर्स्ट अप्रैल से 30/9, 7 मंथ्स का कैसे है ये, इस पीरियड से लेकर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर है। पहली बात, ये खर्चा 12 महीने का है और मेरा रिपोर्टिंग पीरियड कौन सा चल रहा है, 6 मंथ जो इसके अंदर आ रहा है, तो 6 महीने का खर्चा दिखाऊंगा ना मैं। जब पहले लिख रखे हैं अच्छा ठीक है सर ठीक है। हाँ तो ठीक है, टेबल भी, हाँ तो पैराग्राफ लिख के टेबल भी बनाना चाहे तो बना दे, पर एक टेबल ऐसे होने चाहिए, समझ रहे हो, मतलब वो वाली चीज है कि आप उसमें एकदम प्रॉपरली बता रहे हो और एक टेबल लगना चाहिए कि वो आप एक प्रेजेंटेशन करो। बताइए, क्लियर है बच्चे। जब डेट कर डालिए उसमें 13/1 जनवरी हम सर आप एक मिनट चले गए। सर आपको इतनी कुछ दे रहे हो मैं हो यार उनके पीछे मैं फ्री हूं आपको उसी देर का एक और में जनवरी चलो वो चेंज कर दो, 13 फरवरी है। बच्चे कह रहे हैं क्या, हाँ बताओ सर ये दीपक शर्मा कौन है? पता नहीं, मैं साइलेंट कर रहा हूँ पहले तो। चेंज करा था हमने उसने, फिर दोबारा वही तो कर दिया दोबारा। रुक जाओ, ग्रुप परमिशन पहले है। अरे ये अपने आप कैसे ऑन कैसे हो रहा है, और भी एडमिन है क्या इसमें। आप सही है, ठीक है सर आप बदल जाओ। कर दी चेंज। क्या मौर्य है जिसने ये डाला है। अच्छा चलिए बताइए, क्लियर है बच्चे। एज 25 आपका सारा का सारा डन है सर जी। सर आउटस्टैंडिंग टैक्स क्यों हमने लिखा है, हमने मतलब क्या क्या कह रहे हो एक बार। आउटस्टैंडिंग टैक्स फ्रॉम द क्या कहते हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फाइनेंशियल ईयर जब हमने मैं लिखा है ना। जब जब जो मैं 60,000 पे करा है, अगर वो 3 मंथ्स इस पीरियड के हैं यस तो सर, आई कैन से नो दैट इट्स ड्यू बट नॉट पेड। यस सर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो चेंज कर दिया आपकी हाँ जी। सर बने क्यों भाई किससे नहीं तो क्या है, कितने बच्चे हैं। आपको सर इसमें जो लॉस है उसका कोई पॉइंट नहीं है ना, मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहे हो मैडम। जो लॉस है उसका कोई पॉइंट नहीं है ना क्वेश्चन में। जो लॉस है वो बोल रहा होगा कि 2 लाख को बस आप रिकॉर्ड कर देंगे हाफ ईयर में, ठीक है सर। बस उसमें यही पॉइंट बताना था कि इट इज अ लॉस ऑन 30th of June which is occurred in first half of the year, therefore it has to be recorded in that period। ठीक ठीक है ठीक है बच्चे।
दैट पीरियड मतलब जो फाइनेंशियल ईयर वाले 6 मंथ्स है जिसमें हम रिपोर्ट कर रहे हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो सर जी आपका AS25 सारा का सारा ओवर है, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए पहले। जब भी मौका लगेगा मेरे को एक बार, हो सकता है मैं आपको आज रात को बुला लूं और सप्लाई चैप्टर हो सकता है खत्म करवाऊंगा। सिर्फ मेरे को शेड्यूल 3 को रीड कराना है, कल का दिन मैं नहीं लगा सकता उस पे। ठीक है, तो सप्लाई चैप्टर ऐसा हो सकता है जस्ट आधे घंटे के लिए मेरे को शेड्यूल 3 स्क्रीन पे डालना है। ठीक है, तो ये वाली चीज है। और कल हम लोग फिर TDS करेंगे और नया GST या अकाउंट्स का खत्म कराऊंगा, एक बार बताऊंगा आपको। ठीक है, पर आज हो सकता है मैं आपको सप्लाई के लिए बहुत चांसेस है बुलाऊंगा। कितने बजे बुलाऊंगा ये बता दूं, 8 बजे, 8, 8:30? सर मेट्रो से लेके जाता हूँ बस हम कराएंगे बस। मैं टाइम सर कुछ आप बचा के दोबारा बाबा सर तेरे बाप रिएक्ट करते हैं मैंने फ्लो से बोला, सुनिए मेरी बात, सारी बात बोली, किस टाइम पे जाओगे? ठीक है, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा बच्चे 8:30, 8:30